हाय कॉमर्स ट्वेल्थीज व्हाट्सअप। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है ट्वेल्थ की बोर्ड्स की? एक महीना रह गया है, बहुत सारा कोर्स कवर अप करने के लिए। लेकिन एक बात तो है, जैसे हमारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे होते हैं हम लोगों का सर चक्कर खाने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बुक्स का बर्डन इतना बढ़ जाता है, दिल करता है सारी बुक्स खत्म कर दी जाए पढ़ के। बट टाइम को नोट देखते हुए हार्डली एक या दो ही किताब पूरी हो पाती है। और सबसे बड़ा चैलेंज, जब हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के हमें आंसर सही लगते हैं। ए चूज करें, बी चूज करें, सी चूज करें, डी चूज करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, ये चीज इजी हो सकती है अगर हम प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग लगाएं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट स्कोरिंग पार्ट है ट्वेल्थ के लिए, एंड आई थिंक वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि ताकि हम लोग बहुत अच्छी स्कोरिंग करें अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। मैंने आप लोगों के लिए सीबीएसई के साइट पे जाके बिजनेस स्टडीज का सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिंक देती हूँ कहाँ से आप इस पेपर को देख सकते हैं। आप लोगों को लॉग इन करना होगा http://cbseacademics.nic.in। वहां पे जाके आप बिजनेस स्टडीज में जाइएगा और सैम्पल पेपर डाउनलोड करिएगा। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले आई जस्ट टेक यू अ ब्रीफ अबाउट हाउ we going to get the paper this time। टर्म वन का पेपर एक्सपेक्टेड है हमारा नवंबर दिसंबर में होगा। हम लोगों को 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40। हमारे पास में तीन सेक्शंस रहेंगे पेपर में। एक सेक्शन ए जिसमें 24 क्वेश्चंस होंगे, हमें 20 करने होंगे। सेक्शन बी जहां पे 24 क्वेश्चंस होंगे, हमें 20 करने होंगे। और सेक्शन सी जहां पे 12 क्वेश्चंस होंगे, हमें 10 करने होंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे इसमें कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव मार्क्स एंड लेट्स फोकस अपॉन हाउ डू वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। मैं आप लोगों का टाइम बिना वेस्ट करे आप लोगों को क्विकली सेक्शन ए में जाती हूँ, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी करनी है। लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन ए का क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन is the ability to put the principles into practice. Which aspect of the nature of management is highlighted in the above statement? अब चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज इंटैंजिबल रिसोर्सेज। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। जब हम कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट के पास में एक सिस्टमाइज बॉडी है नॉलेज की और प्रिंसिपल्स हैं, जो कि उसके एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं। ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं, ये जो सिस्टमैटिक बॉडी बनी है, जो नॉलेज गैदर हुई है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए बनी है। नाउ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें लगाया जाता है, और कुछ ऐसे सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं और जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है। हाँ, मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है जैसे हमारी फिजिक्स या केमिस्ट्री होती है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, और ह्यूमन बिहेवियर अप एंड डाउन होता रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। इसलिए ये प्योर साइंस नहीं है। बट क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, प्रिंसिपल्स हैं और हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं। नाउ कमिंग आउट ऑफ द रीजन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जब एक हम आर्ट करते हैं तो मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज और स्किलफुल एप्लीकेशन हो जाती है आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, एक रिजल्ट लेने के लिए। जैसे आपने थियोरेटिकल नॉलेज गेन करी, जब आपने थियोरेटिकल नॉलेज गेन करी, उस थियोरेटिकल नॉलेज की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को आर्ट कहते हैं। इसमें आपकी प्रैक्टिस लगती है, आपकी क्रिएटिविटी लगती है, ऑल टुगेदर आप जो करते हैं और दूसरा बंदा जो करता होगा, दो चीजें अलग अलग होती हैं। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड अ मोर on an art side is personalized and a skillful application। Now coming on to management as a profession, जब हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं तो हमारे पास में डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। लाइक डॉक्टर्स हैं, हमारे पास में लॉयर्स होते हैं। दे आर वेल डिफाइंड बॉडीज। You have to enroll for their courses to become a doctor or a lawyer। But for management आपको ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आप एक इंडिविजुअल पर्सन भी मैनेजमेंट बन सकते हैं। हाँ, इट इज कॉल्ड अ प्रोफेशन बिकॉज हमारे पास में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि एक मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं। एक सर्विस होता है, एक मोटिव होता है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी कहा जाता है। तो कमिंग ऑन टू मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल। आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हैं। एक
मैनेजर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं. दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड intangible because you can feel it but you can't touch it. So now to answer this question, the best suitable option will come as management is an art, because here what we are doing is we are applying our skillful knowledge to get a result. I hope this is clear. Now moving on to the next question, section A again, question number 2. Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of actions for achieving predetermined objectives. यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. एक एक करके समझते हैं क्या होता है. सबसे पहले आता है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग रेफर करता है एक प्रोसेस या टेक्निक को जिससे आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, किसी को गाइड करते हो, इंस्पायर करते हो, काउंसिल करते हो और अपनी टीम को लीड करते हो, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लोगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सही लोग अपॉइंट हो, सही क्वालिफिकेशन के साथ अपॉइंट हो, सही एक्सपीरियंस के साथ में अपॉइंट हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब निकली है उसके अंदर वो परफेक्ट फिट हो. दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग. नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर, प्लानिंग. प्लानिंग होता है एक प्रोसेस जिसमें आप सोचते हो कि हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट अचीव कर सके. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 12th क्लास में हो, आप लोग प्लान करते हो कि मुझे आज का दिन इतना सिलेबस कवर करना है, कल का दिन इतना सिलेबस करना है. दिस इज बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ओनली. वंस यू प्लान, देन ओनली यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप्स. नाउ लास्ट पॉइंट कम्स इज द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या होता है, जब आपके प्लान्स आपके इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जब आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है एंड यू वांट टू सी वेदर जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं, then the controlling part come into action. So for this particular case we talk about planning is a perfect answer solution for this reason. It provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of actions for achieving the predetermined objectives. Planning प्रिलिमिनरी कोर्स में आप एक्शन लेते हैं, सब कुछ डिसाइड करते हैं, उसके बाद में आपके नेक्स्ट स्टेप्स कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग आता है. Now moving on to the third question, marketing mix is a set of dash that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. सबसे पहली बात, जहां पे मार्केटिंग मिक्स वर्ड आता है वहां पे नॉर्मली जो टूल्स होते हैं वो मार्केटिंग के होते हैं. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग में एक सेट ऑफ एक्शंस होते हैं या टैक्टिक्स होती हैं जो एक कंपनी यूज करती है प्रमोट करने के लिए अपने किसी ब्रांड को मार्केट के अंदर. इसके अंदर 4 पीस होते हैं जिसे कहते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस. बट इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज नाउ इट इज आस्किंग मार्केटिंग में सेट ऑफ डैश, सो डैश में आएगा मार्केटिंग टूल्स हैं इसके अंदर जो कि फर्म यूज करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. Okay, now question number 4. Which level of management is responsible for the welfare and the survival of the organization? Top level management, middle level management, supervisor या both A and B? Now इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन समझते हैं क्या होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ले डाउन करना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना, किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स होंगे वो सेट करना, उसका विजन डिफाइन करना. Now, they are responsible for controlling and overseeing whether the organization is working in the manner that they should be driven to achieve the desired results. Now, coming on to middle management. Middle management का काम क्या होता है, उनका काम होता है जो कि पॉलिसीज हमारी टॉप मैनेजमेंट में ले डाउन करी है, क्या वो पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है और उन पॉलिसीज को फॉलो करवाना अपनी लोअर मैनेजमेंट के साथ में या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के साथ में. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू सुपरवाइजरी मैनेजमेंट क्या होती है. सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आपके फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आते हैं या ऑफिसर्स आते हैं, ये डायरेक्टली ऑपरेशनल स्टाफ की कैटेगरी होती है. सो इसलिए आपके इस पर्टिकुलर में जब क्वेश्चन आएगा जब उसमें आपसे पूछा गया कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी द टॉप लेवल मैनेजमेंट. Coming on to question number 5, name the principle of management given by Fayol, which when applied would mean that workers and management both honor their commitments without any prejudice toward one another.
अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, डिसिप्लिन, मेंटल रेवोल्यूशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्केलर चेन। मेंटल रेवोल्यूशन इसमें कुछ नहीं होता। मेंटल रेवोल्यूशन हेनरी के 14 प्रिंसिपल्स का पार्ट नहीं है। हेनरी के 14 प्रिंसिपल्स हैं, डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative and asperity corps. मेंटल रेवोल्यूशन इसका पार्ट नहीं है, तो मेंटल रेवोल्यूशन को हम बाहर कर देते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब होता है कि एक ओबीडियंस एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करता है, जो रूल्स फॉलो करता है, और जो एम्प्लॉय का अग्रीमेंट होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कि जो आपने काम दिया, आई विल फॉलो देम विद डिसिप्लिन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉलो देम विद डिसिप्लिन। Now coming on to remuneration of the employees, when we hire somebody, it is a responsibility of the organization and to give the remuneration to the employees, a fair remuneration to the employees. Correct. Now coming on to the scalar chain. Scalar chain होती है formal lines of authority, होती है जो highest से lowest rank में आपके flow करती है। So अब इस particular जो हमारा question है, इसमें इसका आंसर बनता है discipline, because यहाँ पे कह रहा है would mean that workers and management will honor their commitments. जैसे हमने समझा, इसका solution होगा discipline. Now, question number 6. A brand or part of the brand that is given legal protection is called dash. ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड या ब्रांड नेम। अब इसमें क्या है, सबसे पहले समझते हैं हम ब्रांड मार्क क्या, सबसे पहले समझते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक साइन होता है, एक सिंबल या एक्सप्रेशन होता है जो आइडेंटिफाई करता है आपकी कंपनी का ब्रांड क्या है और दूसरे से, जो कि आपको लीगल प्रोटेक्शन भी देता है। इट्स अ लीगल एंटिटी। सेकंड आता है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क का मतलब होता है एक विजुअल एलिमेंट या इमेजेस। अगर मैं ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क के बीच के डिफरेंस की बात करती हूँ, तो ट्रेडमार्क एक वर्ड होता है या सिंबल होता है या फिर एक फ्रेज होती है एक पर्टिकुलर कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो ब्रांड मार्क होता है वो लोगो होता है। जैसे आप एप्पल का लोगो देखते हो, जैसे आप मैकडोनल्ड्स का लोगो देखते हैं, कोका कोला का लोगो देखते हो, तो ये हो जाता है आपका ब्रांड मार्क। यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात की गई है कि आपकी लीगल एंटिटी कौन प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड एक आइडेंटिफाई होती है, फॉर एग्जांपल वी से दैट कोका कोला इज अ ब्रांड, तो एक ब्रांड ओवरऑल होलिस्टिक व्यू होता है कंपनी का, दैट इज व्हाट ब्रांड मार्क इज। नाउ ब्रांड नेम इज फॉर एग्जांपल कोका कोला, वो हो गया ब्रांड नेम। तो जब हम लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो लीगल प्रोटेक्शन का आता है ट्रेडमार्क। नाउ question number 7. Identify the dimension of the characteristics of management. It is multidimensional, which specifies that the task of management is to make the strengths of human resources effective and their weakness irrelevant towards achieving the organizational objectives. 4 options again: management of work, management of people, management of operations, and management of goals. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें स्पेसिफाई करता है, हमें गाइडलाइंस देता है कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। पीपल मैनेजमेंट क्या होता है? पीपल मैनेजमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आप हायरिंग करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, रिटेंशन करते हैं टैलेंट की ऑर्गेनाइजेशन पे, आप ट्रेन स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं ट्रेन को। दिस इज व्हाट पीपल मैनेजमेंट इज। ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है? जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, एंड सो दैट in a rough terms we can say converting the material and labor into high latest into a good or a product is what is operations management. Now when we say about goal management, is the process of defining and tracking the goals that provides direction. Means आपने गोल सेट कर दिया, किस तरीके से आप गोल को अचीव करते हो, किस तरीके से उसको ट्रैक करते हो, कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव दैट गोल्स। दिस इज व्हाट गोल मैनेजमेंट इज। नाउ हियर जो क्वेश्चन हमारा कहता है कि dimensions and characteristics, it is a multi-dimensional which specify the task of management to make the strengths of human resources effective. Human resources effective हमारी बनती है people management of people से। All right, now question number 8. Dash involves a variety of programs designed to promote and protect a company's image and its individual products in the eyes of public. पहला है advertising, personal selling, publicity and public relationship. Now let us understand what is this one by one.
एडवर्टाइजिंग क्या होती है? एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है जो एम्प्लॉइज जो अ, किसी भी नॉन पर्सनल मैसेज को प्रमोट करती है ओवर डिफरेंट मीडिया, जैसे टेलीविजन में प्रमोट करती है, न्यूज़पेपर्स में प्रमोट करती है, एंड द बेसिक फंडा बिहाइंड इट इज टू सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और एन आइडिया. नाउ कमिंग ऑन टू पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग होती है जब कोई बंदा फेस टू फेस किसी चीज को सेल करता है किसी प्रोडक्ट के लिए. एक सेल्समैन कन्विंस करता है किसी बंदे को कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए. दैट इज व्हाट पर्सनल सेलिंग इज. नाउ कमिंग ऑन टू पब्लिसिटी. पब्लिसिटी क्या होती है कि आप न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में कुछ भी ऐसा करते हो जिससे लोगों को अटेंशन मिले आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. और लास्ट होता है पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लोगों के बीच में. सो हेंस इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, बिकॉज नाउ इट सेज इट इज डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज. कंपनी की इमेज बनती है पब्लिक रिलेशन से, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा पब्लिक रिलेशंस. नाउ अगला क्वेश्चन है which type of organization structure will you suggest for a firm which is diversified activities and operations requiring a high degree of specialization. Options: centralized, decentralized, division and functional structure. Now when we talk about a centralized structure, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सारे बिजनेस डिसीजंस आपके टॉप पे होते हैं, हेड ऑफिस पे होते हैं और बाद में वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट होते आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज. नीचे वालों को डिसीजंस लेने की अथॉरिटी नहीं होती. डिसीजन लेने की अथॉरिटी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास में होती है. नाउ कमिंग ऑन टू डिसेंट्रलाइज अप्रोच. डिसेंट्रलाइज अप्रोच में क्या होता है? बिजनेस अलाउ करता है कि मैनेजर्स को, सबऑर्डिनेट्स को फर्दर अपने आप डिसीजंस लें एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज गिवन टू द मैनेजर्स. So this is called a decentralized approach. Everything is not centralized, it is decentralized at the bottom as well according to the functions and divisions. Now coming on to divisional structure. Divisional structure में क्या होता है? आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही फर्दर डिविजन्स बने हैं. फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस एक फंक्शन है, फाइनेंस के अंदर ही फर्दर डिविजन्स बन रखे हैं कि उसमें आपके पास में एचआर भी है, आपके पास में एडमिन भी है. दिस इज व्हाट डिविजनल स्ट्रक्चर. हर एक को प्रॉपर डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया एंड एवरीबॉडी हैज एन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू टेक देयर ओन डिसीजंस. नाउ कमिंग ऑन टू फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन में बांट दिया जाता है basis the specialization. Specialization in terms of 10 लोगों को अकाउंट्स आता है तो उनका फाइनेंस का फंक्शन बन गया. 4 लोगों को अगर एचआर की डिटेल्स आती है तो उनका एचआर का फंक्शन बन गया. और अगर कोई डिफरेंट आईटी के लोग हैं उनको आईटी का फंक्शन बन गया. तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी होती है और ऑपरेशंस, और बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती है इसमें. इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर. Now, coming on to the 10th question. Changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. It is suggested by following importance of planning. Now, ये कह रहा है changes और events हम eliminate नहीं कर सकते, वो होना है वो होगा ही, but anticipate कर सकते हैं आप managerial responses को जो कि हम डेवलप करते हैं. वो कह रहा है कौन, इट इज सजेस्टेड बाय फॉलोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इसमें से हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यस दैट इज ट्रू. प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनोवेटिव आइडियाज, यस दैट इज आल्सो ट्रू. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट इज ट्रू. नाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इट इज आल्सो ट्रू. बट इस पर्टिकुलर केस में फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज यहाँ पे भी ये लिखा है कि अगर आप किसी चीज को रिस्क है आपके पास में और अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते बट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप उसके लिए वर्क अराउंड बना सकते हैं, तो हेंस इसका ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. Okay, now coming on to the next question. Question number 11. Grouping similar nature jobs into a larger units called departments is a step in the process of one of the functions of management. Identify the functions of management. हम लोगों ने डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग पहले समझ लिया है. अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व कर, जब आपका प्लानिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप जो टास्क आपने डिफाइन करे होते हैं, जो आपने प्लान बनाया होते हैं, उसको आप असाइन करते हैं. ग्रुपिंग इनटू टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स. आप जो टास्क होते हैं वो डिपार्टमेंट्स को देते हैं कि ये टास्क फाइनेंस करेगा, ये टास्क आईटी करेगा, ये टास्क आपका मैनेजमेंट करेगा, ये टास्क आपका एडमिन करेगा. और आप उनको अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, एलोकेट करते हैं उनको रिसोर्सेज किस तरीके से उन्हें
अपने काम करने के लिए फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट प्लानिंग precedes other functions. Planning requires logical systematic thinking. Plan is framed, it is implemented and is followed by another plan and so on. And planning is required at all departments and levels of management in of the organizations. अब इसमें क्या आंसर होगा? इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है प्लानिंग precedes other functions. Why? बाकी ऑप्शंस भी आपके सही हैं, रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ठीक है, वैलिड है। नाउ प्लान इज फ्रेम्ड, वैलिड है। प्लान इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल्स, वैलिड है। बट द क्वेश्चन सेज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन दैट सजेस्ट प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, बिकॉज दैट्स अ स्टेटमेंट। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन की स्टेटमेंट दे रखी है और इसके साथ में यही है वो कि बिकॉज इट प्रोसीड्स अदर फंक्शन, उसके बाद में बाकी सारे फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सारे फंक्शंस नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। All right. Next question is a major decision area under one of the functions of marketing is the decisions regarding marketing intermediaries to be used. Name the function. Physical distributions, gathering and analyzing market information, promotion and transportations. Now, सबसे पहले हमारी marketing intermediaries क्या होती है? Marketing intermediaries हमारी वो agents होते हैं, वो wholesalers होते हैं, वो retailers होते हैं, marketing service agencies होती है जो help करती हैं हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो सोल्यूशन हो जाता है वो होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। आप अपने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो रिटेलर्स होते हैं वो हमारी मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स है, हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स है। ये सब हमारे को हेल्प करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है हम फिजिकली उसे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर ज्योग्राफी हम उसको सेल कर सकें। All right, question number 14. The nature of the relationship of our country with foreign countries is a major element of which of the following components of business environment: social environment, legal environment, political or the economic environment. Now here, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज जो ह्यूमन बींग से कनेक्टेड होती है, हमारी फिजिकल सराउंडिंग से, हमारा कल्चर, हमारे आसपास ह्यूमन एक्टिविटीज, इंटरेक्शंस, दिस कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट। Now what is legal environment? Legal environment जो हमारी गवर्नमेंट लॉज पास करती है जो कि बिजनेस ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल होते हैं, दिस इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है कि जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेशंस इन्वॉल्व होती हैं, पब्लिक प्राइवेट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, इनफैक्ट करते हैं और किसी भी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन करते हैं बिजनेस करने के लिए। Now, what is economic environment? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर करता है कोई भी एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर जो एक प्रोडक्ट की बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स या बिजनेस को इम्पैक्ट करता हो, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक environment of a country. Now here the solution is political environment. Why? Because here the question says relationship of the foreign countries. Foreign countries के relationship हमारे political environment से ही controlled होते हैं, because political environment में they lay down the policies for doing the business. Now, coming down to question number 15, which of the following statements is incorrect? Marketing is a social process. Focus of marketing activities is on the consumer needs, customer needs. Marketing is merely a post-production activity. Marketing mix is a wider term than a product mix. अब इसका आंसर क्या है? मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है, बिल्कुल है। फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज कस्टमर नीड्स में रहता है। मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म दैट देन प्रोडक्ट मिक्स, यस। लास्ट ऑप्शन आता है marketing is merely a post production activity. No, this statement is incorrect. Why? Because the moment product is launched, marketing plans are launched, and the moment of the planning phase only we start the market thinking about the marketing strategies. So the best and appropriate answer for this is marketing is merely a post production activities is an incorrect statement here. Okay, now next question. Question number 16. Planning is closely connected with dash and dash. Responsibility and accountability, delegation and decentralization, stability and security, creativity and innovation. इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। नाउ व्हाई? बिकॉज प्लानिंग में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड I mean, what is the things that are required for doing a planning? Now, एक basic function है, managerial function है planning सबसे पहला,
इसमें क्लोजली कनेक्टेड होता है आपकी क्रिएटिविटी ऑफ इनोवेशन से। जितना फाइन आपका प्लान होगा उतनी फाइन आपकी एग्जीक्यूशन होती है। सो इसलिए इसका जो आंसर है that is closely connected with creativity and innovations. All right, now coming on to question number 17. Dash is an important function of marketing which is important not only for the protection of product but it also serves as a promotional tool. Options are grading, labeling, packaging and branding. Grading क्या होता है? ग्रेडिंग इज समथिंग लाइक जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल से निकलता है तो आप उस प्रोडक्ट को क्वालिटी के बेसिस पे ग्रेड देते हो 1 2 3 ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी। दैट इज व्हाट ग्रेडिंग इज। जब हम लेने के लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल सब्जियां या वेजिटेबल्स, वहां पे हमें सब्जी वाला कहता है ये अच्छी क्वालिटी की है, ये खराब क्वालिटी की है, ये मीडियम क्वालिटी की है। दैट इज व्हाट ग्रेडिंग इज। नाउ कमिंग ऑन टू लेबलिंग। लेबलिंग इज जो आपके पैकेट्स पे लेबलिंग होती है, इस एक्टिविटी को कहते हैं दिस इज लेबलिंग एक्टिविटी। नाउ कमिंग ऑन टू पैकेजिंग। व्हाट डज पैकेजिंग सर्व्स अस? पैकेजिंग का काम होता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें पिलफरेज ना हो, हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स गिरे ना। प्रोटेक्ट करता है कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी डैमेज ना हो, आपका क्लाइमेटिक इफेक्ट ना पड़े, इसको प्रोटेक्शन करना होता है। इसको आपके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, आपके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी आपकी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेजाइल मटेरियल है जिसमें आप मेंशन करते हैं दिस इज अ फ्रेजाइल मटेरियल, हैंडल विद केयर, दिस इज व्हाट पैकेजिंग इज। नाउ इसका जो सोल्यूशन है दैट इज पैकेजिंग। ब्रांडिंग इज समथिंग, ब्रांडिंग जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा है, किसी भी चीज की आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो आपका ब्रांड का नेम होता है उसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैकेजिंग। Now, coming on to the next question. As a part of regulations to be followed by advertisers, the advertisement for a new brand of baby food for infants provides important information for the potential buyers that is not recommended for the infant under the age of 4 months. Which dimension of the business environment is highlighted in the above statement? अब आप लोगों ने जब भी कोई कुछ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको खरीदते हैं, खरीदना नहीं है वैसे, टबैको का डब्बा आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट सुटेबल, नॉट रिकमेंडेड फॉर द एज बिलो 18 years of 18 years. So that is what controls it. Similar question is this also कि अगर किसी चीज पे आपको लीगल चीज लिखी होती है then what is the thing that controls it? Now here the solution for this problem is the legal environment controls this. Legal क्यों? Because it includes जो जजमेंट्स हमारी कोर्ट ने पास करी होती हैं, जो डिसीजंस हमारी सेंटर स्टेट या लोकल गवर्नमेंट ने लिए होते हैं, जिस तरीके के रेगुलेशंस हमारी फॉर्म होते हैं, किस तरीके से आपको लीगल एनवायरनमेंट के बीच में रहकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, दिस इज एवरीथिंग इज कंटेन्ड इन द लीगल एनवायरनमेंट। एंड आफ्टर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन सोशल, political and economic environment, so hence the legal environment is the right option for this question. Okay, question number 19. The principle of management given by FIOL, which aims at preventing overlapping of activities, is division of work, unity of command, unity of direction या फिर order. अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसका solution क्या है। इसका solution C बनता है। Why? Because ऑल द यूनिट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं वो सारे के सारे एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव या सिमिलर गोल की तरफ आगे मूव करते हैं। बहुत जरूरी होता है कि जो भी एक्टिविटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वेल कोऑर्डिनेटेड हो। ये ना हो कि एक डिवीजन अपने लेवल पे काम करो, दूसरा डिवीजन अपने लेवल पे काम करो। ऑल एक्टिविटी शुड बी कोऑर्डिनेटेड वेल सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो अचीव हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड हो और डायरेक्शन प्लान देने वाला भी एक ही हो। इस तरीके से आपको यूनिटी भी मिलेगी, यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन भी मिलेगा और आपका यूनिटी ऑफ प्लान की एग्जीक्यूशन भी होगी। दैट इज व्हाई द करंट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज unity of direction. If one person is going to give the directions, then everybody is going to achieve the results and there will be no overlapping. All right. Question number 20. Dash ensures that the subordinate perform task on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. Char options: decentralization, delegation of authority and accountability. Now here what happens is, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट ने काम बना दिया, काम डिफाइन करने के बाद में वो काम अपने सबऑर्डिनेट्स को डाउनलोड दे देती है। दे डेलीगेट द वर्क दैट दे आर रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल फॉर डूइंग द वर्क। नाउ डेलीगेशन रेफर करता है डाउनवर्ड काम को प्रोवाइड करना अपनी टीम्स को। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करे
और अगर आपने अपना काम नीचे के लोगों को दे दिया करने के लिए, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द वर्क टू बी डन. नाउ यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ensure the subordinates perform task in behalf of the manager are reducing his workload. So इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है delegation of authority, बिकॉज इसमें एक मैनेजर ने अपना सारा काम अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया है, और सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो काम करके अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजर उसका किसी और इम्पोर्टेंट टास्क पर कंसंट्रेट कर सके. Okay, now question number 21 dash is the process of classification of products into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. चार options हैं: standardization, grading, product development and selling. सबसे पहले समझते हैं grading क्या होता है. Grading एक ऐसा process होता है जो कि क्लासीफाई करता है आपके प्रोडक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में. बेसिस साइज क्या है उसका, क्वालिटी क्या है उसकी. नॉर्मली ग्रेडिंग हम किस चीज में यूज करते हैं, जहां पे प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं, वीट हो गई, राइस हो गया, उसमें आप इसकी ग्रेडिंग करते हैं. दिस इज एन ए क्वालिटी वीट, दिस इज अ बी क्वालिटी वीट. सो दिस इज व्हाट द ग्रेडिंग हियर इज. आप बेटर क्वालिटी की ग्रेड्स को हायर प्राइस पे बेचते हैं, कम क्वालिटी के ग्रेड्स को कम प्राइस पे बेचते हैं. दिस इज व्हाट दिस इज. Characters such as quality, size, etc. Hence, the answer for this question is grading. All right, next question. The sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of business enterprises but that may affect its performance is known as dash. Business environment, social environment, political and economic environment. हम लोग already social, political and economic environment discuss कर चुके हैं. Business environment क्या होता है? Business environment कोई भी आपका फॉर एग्जाम्पल जो आपके चार एनवायरमेंट्स है, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब जो फोर्सेस होती हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिसको मिलके आपका एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है. बिजनेस एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल के बाहर होता है, राइट. सो हेंस ऑप्शन हियर इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, because social is something which is more related with the human activities, political is something which is related with the political activities, and economic activities I told wherein money is involved is called economic activities. और ये सब activities को मिला के बनता है हमारा business environment. Okay, next question, question number 23. Name the concept that refers to the number of subordinates that can effectively managed by a supervisor and determines the number of levels of management in the organization. चार options: organization structure, span of management, hierarchy of authority and delegation of authority. So यहाँ पे जो हमारा question का solution है, that is span of management. Now what does span of management says? Span of management is आपके एक organization में कितने लोग effectively एक मैनेजर हैंडल कर सकता है. उससे ज्यादा लोग अगर उसको मैनेजर को दिए जाएंगे, then the effectiveness of the work will lapse. That is what span of management is. So the solution here is the span of management. Why? Because number of subordinates that can effectively be managed by a superior. Now coming on to the last question. Taylor believed that there was only one best method to maximize the efficiency. This method can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management being discussed above. Harmony not discord, science not rule of thumb, development of each and every person to her greatest efficiencies and prosperities, and cooperation is not individualism. यहाँ पे जो आपका आंसर है, that is science is not a rule of thumb. Why? Because we are dealing here with the human beings, human resources science. मैंने आपको पहले भी beginning में बताया था, when we say management is a science, then it is an inexact science. It is not an exact science like physics, chemistry or some other thing. It is not a rule of thumb. जो कह दिया वो होगा, that is not there. You have to take deviations also. So that is why it is called not rule of thumb.